और खबरों की शुरुआत महाराष्ट्र की सियासत से। सियासी बहरान के दरमियान जुमे के रोज मीटिंग्स का सिलसिला जारी रहा और आज भी महाराष्ट्र में मीटिंगों का दौरा है। अब से कुछ ही देर में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की अहम मीटिंग हो सकती है। मुंबई में शिवसेना के नेशनल एग्जीक्यूटिव की अहम मीटिंग होना है। शिवसेना की नेशनल एग्जीक्यूटिव की ये मीटिंग अब से कुछ ही देर में शिवसेना भवन में होना है। आदित्य ठाकरे ने जुमे के रोज महाराष्ट्र में शिवसेना के जिला सुदूर अरकान असेंबली और दीगर लीडरों से मुलाकात करके शिवसेना को मुत्तहिद करने की मशक शुरू कर दी थी। इसी सिलसिले में आज शाम एक जलसे में शामिल होकर आदित्य ठाकरे अवाम से शिवसेना और ठाकरे खानदान की साख बचाने की अपील करेंगे। उधर जराये के मुताबिक बागी खेमा शिवसेना के इंतखाबी निशान पर दावा पेश करने की तैयारियों में है। इसी के साथ साथ हिमायत वापस लेने के ताल्लुक से आज देर रात या कल बागी खेमा एक खत गवर्नर को भेज सकता है। शिवसेना लीडर संजय राउत के मुताबिक कल 10 बागी अरकान असेंबली ने उनसे बात की है। रावत के मुताबिक शरद पवार और दीगर लीडरों की मौजूदगी में उनसे बात की गई। रावत ने दावा किया कि जब अरकान असेंबली मुंबई आएंगे तो शिवसेना के साथ होंगे। रावत ने यह भी कहा कि जो कुछ हो रहा है उस पर लोगों में गुस्सा है और अगर शिव सैनिक भड़क गए तो आग लग जाएगी। जानकारी में कोई बात नहीं करूंगा, हमारे लिए वो विषय इम्पोर्टेंट नहीं है। आप महाराष्ट्र के बारे में पूछिए। सर, नेशनल एग्जीक्यूटिव की जो मीटिंग है उसमें क्या आज एकनाथ शिंदे और रामदास कदम पर एक्शन लिया जाएगा? क्या उन्हें नेता के पद से हटाया जाएगा? देखो, नेशनल एग्जीक्यूटिव राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसी भी पार्टी के लिए बहुत मायने रखता है, महत्वपूर्ण है। आज की हमारी जो कार्यकारिणी की बैठक है और हम वहाँ जाएंगे, बैठेंगे, पूरी कार्यकारिणी वहाँ रहेगी, बहुत से निर्णय होंगे, पार्टी के वर्तमान के बारे में सोचेंगे, भविष्य के बारे में सोचेंगे, पार्टी का विस्तार के बारे में सोचेंगे, कुछ नई नियुक्तियाँ करेंगे। ये पार्टी बहुत बड़ी है, राज्य में और देश में इस पार्टी को बनाने में हमने खून पसीना बहाया है। बाला साहेब ठाकरे जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, सभी कार्यकर्ता हो, तो ये पार्टी इतनी आसानी से कोई हाईजैक नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। ये पार्टी हमारे खून से बनी हुई पार्टी है। सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया इस पार्टी के लिए। सिर्फ पैसा है किसी के पास और पैसे की बल पर कोई पार्टी खरीद नहीं सकता। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये सब बातों पर चर्चा होगी, बहुत ही विधायक निर्णय होंगे। जो संकट है मौजूदा और उसको हम संकट नहीं मानते, वो हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है पार्टी विस्तार का। जो भी हुआ उस बारे में जरूर सोचेंगे। और इस बीच पुणे से खबर आई कि शिवसेना के बागी रुकन असेंबली तानाजी सावंत के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है। तोड़फोड़ का सीधा इल्जाम शिवसेना के कारकुनों पर लगाया गया। मंजर-ए-आम पर आने वाली तस्वीरों में तोड़फोड़ करने वालों के हाथों में बाला साहब के पोस्टर देखे गए, जिनमें शिवसेना का झंडा भी शामिल है। तोड़फोड़ करने वाले उद्धव ठाकरे हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाते दिखाई दिए। जी शिवसैनिकांची आहे ती पुण्यातून बाळासाहेबांचा जन्म आहे आणि सुरुवात आज तिथून झालेली आहे। हे तुम्हाला आज दिसलंय। जर पुण्यात कुठला आमदार असता तर त्याला रस्त्यावरती फिरून देणार ही परिस्थिती करू आणि मंत्री होता तर बंदोबस्त घेऊनच फिरा कायम, आणि तो पण केंद्राचा, महाराष्ट्राचा नको, कारण महाराष्ट्रात ही शिवसेनेची सत्ता आणि शिवसैनिक महाराष्ट्रात जागृती आहे। तानाजी सावंतांचं आज ज्या पद्धतीने ऑफिस फोडलं ही महाराष्ट्रामध्ये झालेली सुरुवात आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये जे जे गद्दार आहे त्या प्रत्येकाचं ऑफिस त्या ठिकाणी फुटलं जाईल। शिवसैनिक हा महाराष्ट्रातील जनतेच्या डोळ्यातील अश्रू आणि उद्धव साहेबांच्या डोळ्यातील अश्रू बघू शकत नाही, म्हणून शिवसैनिक जागा झालाय आणि या गद्दारांना धडा शिकवल्याशिवाय शिवसैनिक शांत बसणार नाही। और वहीं महाराष्ट्र की सियासत हर दिन एक नया मोड़ लेती नजर आ रही है। 2 दिन पहले शिवसेना के बागी एमएलए प्रताप सरनायक का गढ़ समझे जाने वाले काशीमीरा के हाटकेश कॉम्प्लेक्स में प्रताप सरनायक और
एकनाथ शिंदे के हामियों ने एकनाथ शिंदे की हिमायत में बैनर लगा दिए थे। आज उसी जगह पर उद्धव ठाकरे की हिमायत में बैनर लगे हुए हैं। बैनर पर साफ साफ लिखा है कि अगर 55 में से 54 अरकान असेंबली भी पार्टी छोड़ देते हैं तो हम शिवसेना में ही रहेंगे। इस सब के बीच शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे के गढ़ थाने में हालात को पुरअमन बनाए रखने के लिए थाने कलेक्टर के जरिए 30 जून तक इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए गए। यहां लाठी, असलहा, पोस्टर जलाने, पुतला जलाने या किसी भी किस्म का असलहा ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसी तरह शहर में किसी तरह के गाना बजाने, नारेबाजी करने या इस तरह की किसी तकरीब की कोई इजाजत नहीं है। और आज एक और बेहद अहम खबर आई। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला दिलीप वळसे पाटिल ने रुकने असेंबली एकनाथ शिंदे के बागियों के अहल खाना की सिक्योरिटी वापस लिए जाने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने एकनाथ शिंदे के इल्जामात को नुकसान पहुंचाने वाला, बेबुनियाद करार दिया। दिलीप वळसे पाटिल का कहना है कि ऐसा हुक्म जारी नहीं किया गया। ख्याल रहे कि एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर और खत लिखकर बागी अरकान असेंबली के अहल खाना की सलामती के हवाले से तशवीश का इजहार किया था। साथ ही उन्होंने सिक्योरिटी वापस लेने का रियासती हुकूमत पर इल्जाम भी लगाया था। शाह जी से विनती करूंगी, जितने भी विधायक जो बाला साहब के विचारधाराओं पे लेकर, हिंदुत्ववादी विचारधाराओं को लेकर उद्धव ठाकरे को छोड़कर अपनी विचारधाराओं से, बाला साहब ठाकरे के विचारधाराओं से जुड़कर वो अलग अपने निर्णय ले रहे हैं, उनके परिवार को सिक्योर करना यह हम सबकी जवाबदारी है। और मैं अमित शाह जी से विनती करूंगी कि उनके परिवार को सिक्योरिटी दी जाए, उनको सिक्योर किया जाए और हमारे महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की गुंडेशाही ये बंद की जाए, क्योंकि बार बार ये 2.5 वर्षों में हमारे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की गुंडागर्दी और पावर का दुरुपयोग और संविधान को खत्म करने वाला नियम इन्होंने महाराष्ट्र में लाया है। ये 2.5 सालों में मैं आपसे विनती करूंगी जल्द से जल्द ये परिवारों को सिक्योर किया जाए और राष्ट्रपति शासन ये महाराष्ट्र में लगाया जाए, इतनी मैं आपसे जरूर विनती करूंगी। मुंबई में बीजेपी के वसंत स्मृति दफ्तर में मुंबई के लीडरों की अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। मुंबई में आइंदा इंतखाबात और शिवसेना से नाराज शिवसेना के काउंसलर्स के हवाले से हिकमत अमली मुरतब की गई। इसके साथ साथ बीजेपी हुकूमत साजी को लेकर बेहद खामोशी से इत्तेहादियों को एकजुट कर रही है। बीजेपी लीडर और महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और आरपीआई सदर रामदास अठावले के दरमियान मीटिंग जारी है। ये मीटिंग मुंबई में वाक़े देवेंद्र फडणवीस की रिहाइशगाह पर हो रही है। परिस्थिती अजिबात नाही आहे, पण ठीक आहे, तुम्हाला प्रयत्न करायचा असेल तुम्ही करू शकता, पण दादागिरी करणं बरोबर नाही आहे आणि या दादागिरीने सुद्धा उत्तर दिलं जाऊ शकतं असं आपलं मत आहे। आणि जर एकनाथ शिंदे यांच्यावर जर अन्याय होत असेल तर माझ्या पक्षाचे लोक सुद्धा एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत राहतील अशा पद्धतीची माझ्या पक्षाची भूमिका राहणार आहे। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो विरोधी पक्ष नेता भी है और माजी मुख्यमंत्री भी है, उनके साथ मैंने बात की है और उन्होंने बताया है कि मतलब जो शिवसेना में जो अंतर्गत झगड़ा है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है और एकनाथ शिंदे जी और उद्धव ठाकरे के बीच में जो विवाद है वो निपटाए, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है और हमें कोई, हम वेट एंड वॉच पर हम लोग हैं, हमें कोई घाई नहीं है और सरकार बनाने के संबंध में हमने अभी कोई सोचा था नहीं है। जब आगे क्या होता है हम देखते हैं, लेकिन ये जो माननीय शरद पवार जी, माननीय अजित पवार जी, माननीय उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी जो बोल रहे हैं कि भाई हम मेजोरिटी दिखाएंगे, तो इतने एमएलए मतलब आपको छोड़ कर चले गए हैं। शिवसेना के 37 एमएलए और 7-8 अपने इंडिपेंडेंट एमएलए उनके साथ है, तो इतने एमएलए अगर बाहर आए तो आप कैसे, कौन से मुंह से बोल सकते हैं कि भाई हम मेजोरिटी सिद्ध करेंगे। तो ठीक बात है, हाउस में अगर देखना है तो हाउस में देख सकते हैं,
लेकिन 16 जो एमएलए उनको सस्पेंड करने का कोई अधिकार डिप्टी स्पीकर को तो बिल्कुल नहीं है। और ऐसा अगर होता है तो ये अन्यायकारक भूमिका होगी। महाराष्ट्र में इसी तरह का इलीगल काम नहीं चलना चाहिए। और 2/3 मेजॉरिटी से एकनाथ शिंदे के साथ एमएलए चले गए हैं, तो उनको मतलब शिवसेना की मान्यता मिलनी चाहिए। और इसी तरह की दादागिरी करना अच्छी बात नहीं है। जो तोड़फाड़ हो रही है इसको रोकने की आवश्यकता है, लेकिन पुलिस के सामने इसी तरह की तोड़फाड़ हो रही है, ये बात बिल्कुल नाजायज है और बहुत ही गंभीर बात है। तो पुलिस ने ध्यान देने की आवश्यकता है, उनके सभी एमएलए के घर को प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है। ऐसी दादागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी, और दादागिरी अगर करने की कोशिश होगी तो दादागिरी को दादागिरी से उत्तर दिया जा सकता है। आपने कहा अल्पमत है, इलीगल है जो भी चल रहा है, तो क्या मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, मुख्यमंत्री इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन अभी मुख्यमंत्री बोल रहे हैं हम हाउस में मेजोरिटी दिखाएंगे। अभी इतनी माइनॉरिटी में गए हैं और मेजोरिटी कहाँ से दिखाएंगे? तो हाउस में दिखाना है तो हाउस में दिखा सकते हैं, लेकिन फिलहाल माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने बताया कि हमें कोई जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, हम वेट एंड वॉच पर हम लोग हैं, और आगे क्या होगा हम देखेंगे। लेकिन अभी हम हमारा कोई ये झगड़े में हमारा कोई संबंध नहीं है। बीजेपी का बिल्कुल ये तोड़फाड़ में बिल्कुल हाथ नहीं है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी का। मुंबई से लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। वसीम, 1 बजे एक अहम मीटिंग होना थी, लगातार कई मीटिंग्स का दौर जारी है, क्या कुछ है अभी तफसीलात? देखिए, जिस तरह से मीटिंगों का दौर शुरू है, इस मीटिंग में शिंदे ग्रुप की खास करके नज़र लगी होगी, क्योंकि जिस तरह से शिवसेना ने अपने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, इस बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्धव ठाकरे जुड़ेंगे और कई बड़े जो नेता हैं वो इसमें जुड़ने वाले। सबसे अहम फैसला ये होगा कि किस तरह से एकनाथ शिंदे पर पार्टी की जो कार्रवाई है उसका जो प्रस्ताव है उस पर पास किया जाएगा, और इसके बाद उन पर जो दूसरे उनके सहयोगी जो विधायक हैं उन पर किस तरह से कार्रवाई की जाए, इस मामले पर भी चर्चा होगी। साथ ही जिस तरह से राज्य की स्थिति बनी हुई है, उन इलाकों के जो विधायक छोड़ के गए हैं वहाँ की परिस्थिति किस तरह का, उसका भी जायजा लिया जाएगा, और वहाँ के जो दूसरे वर्कर है उन्हें वो जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एकनाथ शिंदे लगातार बैठकों का दौर शुरू रखा है। उन्होंने बाकायदा जो सूत्र बता रहे हैं, पिछली रात वो सभी विधायकों से 1-to-1 उन्होंने बात की, और इस बात करते करते ये सुबह हो गई। और अब जिस तरह से बैठकों का दौर अब भी शुरू हुआ, तो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि एक नया गठ शिवसेना बाला साहब ठाकरे, इस नाम से एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। इसकी अब तक उन्होंने घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि दोपहर 2 बजे के बाद जो बैठक होगी उस बैठक में इस बात का ऐलान किया जाएगा, यानी कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे के नाम पे अपनी नई ग्रुप उन्होंने तैयार कर लिया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस बात का भी जिक्र किया था कि अगर अब बाला साहब ठाकरे का नाम, ठाकरे परिवार का नाम और शिवसेना का नाम हटा दो तो आपको कोई नहीं जानता, आपके पीछे एक शख्स नहीं खड़ा हो सकता। अब ऐसे में जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि 50 विधायकों की संख्या उनके पास है, जिसमें से 40 से ज़्यादा शिवसेना के, और शिवसेना के विधायकों की भी ये नाराज़गी थी कि अगर वो किसी और पार्टी में शामिल होते हैं तो उनकी आइडियोलॉजी पे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा और उनके जो अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। ऐसे में बीच का रास्ता निकाला गया है शिंदे ग्रुप की तरफ से, जो हमारे जानकार बता रहे हैं कि शिवसेना नाम होना और साथ ही बाला साहब ठाकरे के विचारों पर चलना, इसलिए इन दोनों नाम को मिलाकर शिवसेना बाला साहब ठाकरे ये नाम रखा गया है। इसी के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। जहाँ तक स्पीकर्स को लेकर जो नोटिस का सवाल है, उस पर उनकी प्रतिक्रिया भी साफ तौर पर देखिए, जो लीगल टीम है वो बाकायदा अभी होटल में बैठी हुई है और इस बात पर चर्चा करी। पहली तो ये लीगल टीम जो जानकारी दे रही है, इसके अनुसार जो एक विधानसभा के उपाध्यक्ष को इतना हक नहीं है कि किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई कर सके, लेकिन दोनों ही दल की शिकायतों के बाद उन्हें नोटिस देकर दोनों की बातें सुनने का उन पर हक है, और किसी तरह का प्रस्ताव अगर कोई आता है तो स्वीकार करना, नहीं स्वीकार करना, ये उनका हक है। तो ऐसी जो कानूनी नीतियां हैं उसे लेकर कहीं ना कहीं शिंदे ग्रुप अब भी एक्टिव है और इन सब बातों पर जितनी भी जानकारी हो सके वो जुटाने की कोशिश कर रही है, ताकि जब लीगली उन्हें लड़ना पड़े तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो।
विधायकों के निलंबन की बात अगर पार्टी करती है तो जी, उस मामले जी। को लेकर अगर किसी तरह का विधानसभा से उन्हें ऑर्डर दिया जाता है, उससे लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारियां तक कर चुकी है। यहाँ तक बताया जा रहा है कि हो सकता है जी, कि आने वसीम। वाले दिनों में अगर किसी तरह का प्रेशर आए तो जी, सुप्रीम जी। कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकती जी है। वसीम, और इस सब के बीच में नवनीत राणा जिस तरह से अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हैं, कभी वो एक बार फिर से हनुमान चालीसा पढ़ती दिखाई देती हैं और आज भी उन्होंने एक बयान जारी किया है, इसको भी नजरअंदाज नहीं करना है। सियासत में हर एक के मायने हैं। जी जरूर, सियासत में हर किसी के मायने हैं क्योंकि बढ़ती ताकत जिस तरह से बीजेपी की है और ऐसे में नवनीत राणा और रवि राणा जो उनके एमएलए हैं, उनके पति, वो ये नवनीत राणा सांसद है, लेकिन एक वोट कहीं ना कहीं एमएलसी में बाकायदा रवि राणा का भी गया था। रवि राणा जी, जी, लगातार जी। बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है। आज दोपहर के बाद वो खुद देवेंद्र फडणवीस से भी मिलने जाने वाले हैं। नीतियाँ तय की जा रही है, सभी को अपने तरीके से काम दिया जा रहा है, किस तरह से आगे जाके अगर मौका मिलता है बीजेपी को तो किस तरह से समर्थन लेना है, इस तरह की बातों पे भी जिक्र किया जा रहा है। बीजेपी के सभी आला नेताओं की बैठक लगातार चल रही है अभी सागर बंगलों में, देवेंद्र फडणवीस के बंगले पे, और जिस तरह से देखा गया कि कल भी बैठकों का दौर था, अचानक रात में देवेंद्र फडणवीस अपने बंगले से निकलते हैं और निकल जाते हैं, किसी को नहीं पता चलता देवेंद्र फडणवीस कहाँ गए हैं। इस बारे में भी कई तरह की हलचलें तेज हो चुकी हैं कि कई नेताओं के साथ अभी वो संपर्क में है, किस तरह की रणनीतियों की उसकी तैयारियां हैं। फिलहाल तो सभी की निगाहें आज की बैठक में है। शाम 4 बजे जो बैठक 2 बजे होने वाली है, उस बैठक में एक निर्णय लिया जाएगा शिंदे ग्रुप से कि एक प्रवक्ता तय किया जाए और दीपक केसरकर का बिल्कुल नाम सबसे वसीम, आगे है। तो दीपक महाराष्ट्र में आज की शाम क्या कुछ नया रुख लेकर आती है, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द वापस होंगे। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। न्यूज एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात फसादात 2002 केस में PM नरेंद्र मोदी, जो कि उस वक्त के गुजरात के CM थे, क्लीन चिट दिए जाने का खैर मकदम किया है। अमित शाह ने इल्जामात लगाने वाले सहाफियों, NGOs और सियासी पार्टियों से माफी का मुतालबा किया है। अमित शाह के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सच सोने की तरह चमकता हुआ बाहर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे आरोपों को खारिज किया है और आरोप क्यों घड़े गए इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक प्रकार से आप कह सकती हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये भी सिद्ध कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सिद्ध किया है। जहां तक कैसा लगा का सवाल है, 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा, और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह बाहर आया है, चमकता हुआ बाहर आया है, तो आनंद ही होगा। मैंने बहुत नजदीक से मोदी जी को इस दर्द को झेलते हुए देखा है, इस आरोपों को झेलते हुए देखा है, और सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चालू है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस स्टैंड को कोई बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्होंने मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की क्षमा मांगनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ NGO ने मिलकर, ये त्रिकूट ने मिलकर ये आरोपों को इतना प्रचारित किया, और इसका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सत्य मानने लगे। SIT में आज मैं आपको सत्य बताता हूं, SIT का ऑर्डर कोर्ट का नहीं था। एक NGO ने SIT की मांग करी, कोर्ट ने फॉर सेक ऑफ आस्किंग हमारे लॉयर को पूछा, हमारे लॉयर ने कहा मुझे इंस्ट्रक्शन लेने पड़ेंगे,
लंच आवर के बाद फिर से कोर्ट बैठी। हमारी सरकार ने कह दिया कि हमें कुछ छुपाना ही नहीं, तो एसआईटी बने, हमें क्या आपत्ति है। इट वॉज कंसेंटेड डिसीजन। गुजरात सरकार की रिकॉर्ड पर कंसेंट है। कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी लिखा है कि एनजीओ की मांग थी, गुजरात सरकार ने कंसेंट दी है। आज कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने दंगा रोकने के लिए भरसक प्रयास किए। कोर्ट ने यह तय कर दिया कि मुख्यमंत्री ने बार बार शांति की अपील की थी। कोर्ट ने यह तय किया घटनाएं मतलब ट्रेन जलाने की घटना के बाद जो दंगे हुए वो सुनियोजित नहीं थे, स्वप्रेरित थे। ये भी कोर्ट ने आज जजमेंट में कह दिया। और तहलका द्वारा किए गए स्ट्रिंग ऑपरेशन को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि इसका आगे पीछे का पूरा फुटेज जब आया तब मालूम पड़ा कि स्ट्रिंग ऑपरेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जहां तक गुजरात सरकार का सवाल है, हमने कोई लेट लतीफी नहीं करी थी। जिस दिन गुजरात बंद का ऐलान हुआ उसी दोपहर को हमने सेना को बुला लिया था। सेना को पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। आप हमारा हिसाब मांगती है, मांगना भी चाहिए, मुझे जवाब भी देना चाहिए, परंतु मैं क्लियर कर दूं, जहां तक गुजरात सरकार का सवाल है, एक दिन की भी देरी नहीं की है। रिकॉर्ड बहुत स्पष्ट है। कोर्ट ने भी इसको अप्रिशिएट किया है। तीस्ता सेटलवाड की एनजीओ थी, नाम तो मुझे मालूम नहीं है उनका। उन्होंने हर थाने में इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्वॉल्व करने वाली एप्लीकेशनें दे दी थी, और मीडिया का दबाव इतना था कि सभी एप्लीकेशनों को सच मानकर ट्रीट किया गया। जनमानस ने, जनता ने कभी भी ये आरोप को स्वीकारा नहीं। मीडिया, एनजीओ और हमारी विरोधी पॉलिटिकल पार्टी आरोपों को चलाते गई। एक चला दिया कि सीडी के बारे में, सीडी लेकर राहुल शर्मा चले गए। वहां पर नोटिंग है, नोटिंग साइड पर रोज काम है, उसने अपने रिकॉर्ड में रखा है, कोई कानून को नहीं तोड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको स्वीकृत किया है। खबर सिकंदराबाद से। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का एलिवेटर पिछले कई दिनों से खराब है, जिसकी वजह से मुअम्मर अफराद, खवातीन, बच्चों और भारी लगेज लेकर चलने वाले मुसाफिरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एलिवेटर की मरम्मत का काम मुकम्मल नहीं हो सका है। हत्ता कि इस मामले में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की कोशिश भी नाकाम रही, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म में नक्स है। लिहाजा शिकायत कुनंदा ने रेल मदद ऐप के नंबर पर व्हाट्सएप करके इस जानिब सिकंदराबाद रेलवे इंतजामिया की तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की। रेलवे इंतजामिया से एलिवेटर की मरम्मत जल्द से जल्द कराने की गुजारिश की गई है। और अब बात करेंगे कोरोना की। मुल्क में कोरोना के 15,940 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के आदाद-ओ-शुमार पर अगर नजर डालें तो 20 मरीजों की कोरोना से मौत की खबर है। इसी अरसे में 12,425 लोग शिफायाब हुए हैं। इस वक्त मुल्क भर में 91,779 एक्टिव मामले पाए जाते हैं। कोरोना के फैलते हुए वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से टीकाकारी मुहिम जारी है। इस मुहिम के तहत अब तक तकरीबन 197 करोड़ वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है। इसके अलावा मास्क और दीगर एहतियाती इक़दाम इख्तियार करने की लगातार लोगों से अपील की जा रही है। खबर मध्य प्रदेश से। हज 2022 के लिए मध्य प्रदेश के आज़मीन हज की पहली परवाज आज मुंबई से रवाना होगी। आज़मीन हज की पहली परवाज मुंबई एयरपोर्ट से दोपहर 3:35 पर मुंबई से जद्दा के लिए रवाना होगी। आज़मीन की पहली परवाज में मध्य प्रदेश के 410 आज़मीन मुंबई से रवाना होंगे। एमपी हज कमेटी ने आज़मीन की खिदमत के साथ खादिमुल हुज्जाज को भी भेजने का फैसला किया है। पहली परवाज में मध्य प्रदेश के आज़मीन के साथ 2 खादिमुल हुज्जाज सफर हज पर रवाना होंगे। वाज़ेह रहे कि हज 2022 के लिए मध्य प्रदेश में कोई एम्बार्केशन पॉइंट नहीं बनाया गया, इसलिए एमपी के आज़मीन बजरिए ट्रेन मुंबई पहुंच रहे हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन पर हज कमेटी की जानिब से इंतजामात किए गए हैं।
तो न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।